किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। मैं हूं अंजल सिंह। स्वस्थ किसान में हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। हमारा देश स्वस्थ रहे, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हर एक नागरिक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे। आज के कार्यक्रम में हम खास तौर पर बात करेंगे आधी आबादी की, यानी महिलाओं की। खास तौर पर उन महिलाओं के बारे में जो कि जीवन के एक नए चरण में प्रवेश करने के बारे में सोच रही हैं या फिर कर चुकी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था की। माँ बनना अपने आप में एक बहुत ही खास अनुभूति होती है, लेकिन अगर आप भी माँ बनने की योजना बना रही हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रही हैं, तो आज का कार्यक्रम बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। कई बार हम मन में तो सोच लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह की हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या हम मानसिक और शारीरिक रूप से उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं, इस पर कई बार ध्यान नहीं जाता है और यहीं पर गड़बड़ी हो जाती है। माँ बनना जहाँ एक बहुत ही सुखद अनुभव है, वहीं साथ ही साथ कई तरह की चुनौतियाँ भी इसके साथ जुड़ी होती हैं। इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि अगर आप भी इस अनुभव के लिए सोच रही हैं, इस नए चरण में प्रवेश करने के बारे में सोच रही हैं, तो आज किन सावधानियों का ध्यान रखना होगा आपको, इनके बारे में हम कार्यक्रम में जानकारी देंगे। तो पूरे ध्यान से देखिए आज का स्वस्थ किसान, क्योंकि ये आपकी सेहत और नए मेहमान से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। आइए नजर डालते हैं आज के विषय पर। तो आज का हमारा विषय है महिलाओं में गर्भावस्था पूर्व सावधानियां। अगर आपके कोई भी सवाल है, कुछ भी आज के विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। दूसरा नंबर नोट कर लें 1800-113061। टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो अगला 1 घंटा आपको समर्पित है और आप अपनी सेहत के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में कोई भी आशंका है उसे दूर करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें फ़ोन करें। इसके साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा नया ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। तो अगर आप ईमेल भी करते हैं तो भी लाइव हमारे तक आपके सवाल पहुंच जाएंगे और कॉल से ही तुरंत ही आपके सवालों के जवाब कार्यक्रम के माध्यम से दिए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। और हमारे साथ 2 बहुत ही खास मेहमान हैं जो कि अगले 1 घंटे तक आपके प्रश्नों के, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हैं और साथ ही आज के विषय को और विस्तार से समझाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर पीकी सक्सेना है, डायरेक्टर प्रोफेसर प्रसूति एवं स्त्री रोग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सक्सेना आपका। और हमारे साथ डॉक्टर उमा सक्सेना, प्रोफेसर एवं कंसल्टेंट, प्रसूति एवं स्त्री रोग, सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली से ही। तो बहुत ही खास विशेषज्ञ अगले 1 घंटे तक आपके लिए। तो जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही खास अनुभव है जीवन का, लेकिन इसके साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपके अपने स्वास्थ्य के प्रति भी और आने वाले बच्चे के प्रति भी। तो आप पूरी तरीके से तैयार रहें, कोई भी गलती ना हो, कोई खामी ना हो और मानसिक शारीरिक तौर से मजबूत रहें। इसीलिए आज के कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखिए। आगे बढ़ें, आपके हम सवाल लें उससे पहले आइए नज़र डालते हैं आज की इस रिपोर्ट पर, या फिर कहीं कुछ खास जानकारियाँ जो कि आज के विषय से जुड़ी है हम आप तक पहुँचा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कृष और स्वागत है आपका हमारे खास शो में, जहां हम स्वास्थ्य और सेहत के जरूरी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे गर्भावस्था और महिला स्वास्थ्य के बारे में। घर में नन्हे मेहमान का आना और आंगन में किलकारियों का गूंजना, ये बहुत सारे लोगों के लिए दुनिया का सबसे सुखद एहसास होता है। यही वो एहसास है जो एक महिला को मां बनाता है और उसे पूर्णता प्रदान करता है। लेकिन इस सुखद सफर में महिला डॉक्टर की सलाह बेहद महत्वपूर्ण होती है। गर्भावस्था के दौरान और जन्म के बाद होने वाली समस्याओं को कम करने के लिए डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करते, बल्कि सही पोषण और आदतों के बारे में भी बताते हैं, जो गर्भ में पल रहे शिशु की सेहत पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। इस दौरान सही पोषण, फॉलिक एसिड का सेवन और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए
गर्भावस्था से पहले 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड का सेवन न्यूरल ट्यूब दोषों से बचा सकता है, जो शिशु के मस्तिष्क और स्पाइन में विसंगतियां उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर से सही समय पर सलाह लेकर गर्भावस्था और प्रसव के दौरान होने वाली समस्याओं को कम किया जा सकता है। हमेशा याद रखें, एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। इसलिए सही आहार, जीवन शैली और नियमित स्वास्थ्य जांच पर ध्यान दें। सेहतमंद माँ और बच्चा ही परिवार का सबसे बड़ा आशीर्वाद होते हैं। सुरक्षित गर्भावस्था के लिए डॉक्टर की सलाह लें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो बिल्कुल स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा किसी परिवार के लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं है, क्योंकि जहाँ अगर माँ स्वस्थ होगी तो आने वाला बच्चा स्वस्थ होगा, वो माँ अपने बच्चे का पूरा ख्याल रख पाएगी। वही स्वस्थ बच्चा आपके मजबूत भविष्य की नींव भी है। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर पी की आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसा आज का हमारा विषय है और ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हमारी आधी आबादी महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और साथ ही इसमें दो बच्चा भी है और माँ भी है, क्योंकि आप एक नई जिम्मेदारी में प्रवेश कर रहे होते। तो जो हमारी दर्शक देख रहे हैं हमारे, उन्हें इस विषय को लेकर कितना गंभीर होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम प्लानिंग अपने मानसिक और स्वास्थ्य को लेकर नहीं करते और दुनिया भर की प्लानिंग कर लेते हैं। जब हम नए बच्चे के बारे में सोच रहे हो तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? ये आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे चर्चा रखी है और आपका प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसमें जैसे ही एक्चुअली तो गर्भावस्था से पहले जब एक बच्ची यंग बच्ची 18-19 साल की शादी के बारे में सोच रही है, उसी समय से हमें अनीमिया, उनका वज़न ठीक रखना, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उनको अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना है। ये नहीं कि अपना जो यंग बच्चे हैं काफ़ी आजकल फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो एक तरफ पे तो उनको अनीमिया है, कम वज़न है, दूसरी तरफ पे मोटापा, ये एक नई परेशानी हमारे हॉस्पिटल्स में हम काफ़ी देख रहे हैं। तो वज़न का ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन ठीक रखना है, ब्लड प्रेशर उनका अच्छा होना चाहिए, और अगर उनको कोई डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड या किडनी वाली कोई दिक्कत है तो उसको पहले कंट्रोल करके डॉक्टर के साथ सलाह करके, जब उन्हें सब कुछ संतुलित हो, व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज, योगा, ये सारी चीज़ें करके हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के साथ बच्चे के लिए ट्राई करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो हेल्दी माइंड और साथ ही आप शारीरिक रूप से बिल्कुल सक्षम हो, आपको लगे कि सभी जो वाइटल्स हैं वो ठीक हैं, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। डॉक्टर उमा, मैं आपसे भी इसी के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए हम जब बात करते हैं कि आज के समय की, अगर आज की जनरेशन की मैं बात करूँ कि हम बच्चे के लिए सोच रहे हैं, तो हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं, हम करियर में कहाँ पहुँचे और या फिर हमें अपने करियर को कितने साल देने हैं, इसकी बात करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, कहीं हम प्री डायबिटिक तो नहीं हो रहे हैं, क्या मेरा मोटापा तो नहीं बढ़ रहा है। तो इन सब मतलब इन सब चीज़ों को हम क्यों नहीं सोच पाते हैं? क्या ये जागरूकता की कमी है या फिर हम अभी उसको इतनी तरजीह देते ही नहीं हैं? आई थिंक कि हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेगनेंसी प्लान नहीं की जाती है, वो अपने आप ही हो जाती है। अगर प्लानिंग करें, कहते हैं भगवान जब चाहेगा तब होता है। हाँ, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है कि लोग उसको पहले से ही नहीं प्लान करते हैं। मोस्ट ऑफ द जो गर्भावस्था होती हैं वो अनप्लान्ड होती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी माँ बाप सोच रहे हैं कि वो माता पिता बनना चाहते हैं, तो उन्हें जाके, इसे हम कहते हैं प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, ये बहुत ज़रूरी होता है, खासकर उन महिलाओं में जहाँ कोई मुश्किल है। जैसे डॉक्टर पिकी ने अभी बताया कि अगर माँ को बीपी हाई है या वो शुगर है उसको, या उसको दिल की कोई तकलीफ़ है, या फिर उसके पहले बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम रही है, जैसे डाउन सिंड्रोम होता है जिसमें बच्चा मंद बुद्धि होता है, या बच्चे के पहले एनेनकेफली, जो सर नहीं आपने जैसे बात की कि फॉलिक एसिड खाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में, हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है कि रीढ़ की हड्डी में फोड़ा होना या एनेनकेफली जिसे हम कहते हैं सर नहीं बनना। तो इन सब कंडीशन आजकल हम
पहले से ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जब वो उसकी शुगर कंट्रोल हो जाए, उसका कई बार दवाइयाँ ऐसी चल रही होती हैं जो ब्लड प्रेशर की या शुगर की, जो कि गर्भावस्था में नहीं लेनी चाहिए, तो वो पहले से ही कंट्रोल करके फिर उनको प्रेगनेंसी अपनी गर्भावस्था प्लान करनी चाहिए। हार्ट डिजीज़ है, अगर माँ को किसी दिल की तकलीफ है तो बहुत ज़रूरी है कि वो ओपिनियन ले कि वो अब इस कंडीशन में है कि वो बच्चा पैदा कर सकती है, नहीं तो वो माँ के लिए मौत का कारण भी हो सकता है ना। तो ये, और खून की कमी, तो हम आजकल कोशिश कर रहे हैं कि 12 हीमोग्लोबिन बाय उम्र ऑफ 12, जब पर कम से कम अभी भी हिंदुस्तान में 60% महिलाओं को एनीमिया, जो कि खून की कमी होती है। तो ये बहुत, खून की कमी के कारण बहुत महिलाओं की मौत होती है, क्योंकि वो जब ब्लीडिंग होती है डिलीवरी के बाद वो सह नहीं पाती हैं, उसके कारण उनकी मौत भी हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी वो प्लान करें, सोचें, और जब तक वो बच्चा नहीं चाहती तो कुछ उपाय करें इस्तेमाल, जिससे कि वो बच्चा उनको ना ठहरे। जी जी बिल्कुल। और देखिए, जैसे मैम आपने भी, डॉक्टर पी आपने भी कहा और डॉक्टर उमा आपने भी कहा कि प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि चलो ठीक है अब हम ट्राई करेंगे, हमें बच्चा चाहिए। प्लानिंग का मतलब ये है कि आप शारीरिक रूप से भी उतनी ही स्वस्थ रहें कि एक नए और स्वस्थ बच्चे को आप जन्म दे सकें। और इसकी प्लानिंग 1-2 महीने की नहीं है, ये तो सही मायने में बचपन से, बच्ची जब पैदा होती है उसके साथ से ही है कि माँ बाप को भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा उस बच्चे के पोषण के लिए कि एक एडल्ट अवस्था में वो उतनी स्वस्थ रहे। जी, बच्ची स्वस्थ होगी तभी आगे चल के जी स्वस्थ माँ बन पाएगी। नंद स्वरूप मिश्रा हमारे एक दर्शक है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से आए, उनसे हम बात करते हैं। जी नंद स्वरूप जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो जी नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी से। जी बताएं नंद स्वरूप जी। मैं जानना चाहता हूँ कि महिलाओं के 4 स्टेज होते हैं, पहले बेटी, फिर नारी और फिर बनती महतारी, और इसके बाद हो जाते हैं नानी। महिला की है यही कहानी। तो ऐसी दशा में जो महिलाओं गर्भावस्था के दौरान जो महिलाओं का आहार होता है, उसमें तुम्हारे पोषक तत्व होते हैं, जो लौह तत्व है, हमारा कैल्शियम है, विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, ये कितना हमें लेना चाहिए? और गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कितना आराम करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, और पारिवारिक सहयोग किस प्रकार से होना चाहिए? इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान कुछ खतरे के संकेत होते हैं, जैसे पेट में दर्द होना या अन्य चीजें होती हैं, तो इससे किस प्रकार से हमें सचेत रहना चाहिए? बिल्कुल नंद स्वरूप जी, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन जो 4 अवस्थाएं आपने बताई कि सिर्फ कहानी यही ख़त्म नहीं होती है, महिलाएं राष्ट्रपति भी बनती हैं, स्पेस में भी जाती हैं, डॉक्टर भी होती हैं, तो वकील भी बनती हैं, तो पायलट भी बन रही हैं आजकल। बिल्कुल। तो जैसा आपने सवाल पूछा, आप उस पर आते हैं, मैम क्या कहना चाहेंगे? तो इसके लिए बहुत अच्छा सवाल है। सभी को ध्यान रखना चाहिए कि आपको, आपके पेट में बच्चा पल रहा है तो आपको हर थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। जैसे जैसे हमारा बच्चे का डेवलपमेंट होता है, हमारा यूट्रस बड़ा होता है, डायफ्राम ऊपर जाता है, और बहुत ज़्यादा खाने से माँ को उल्टी जैसा लगता है। तो उसके लिए ज़रूरी है हर 2-4 घंटे में थोड़ी थोड़ी खुराक लें। इसमें बहुत अच्छा होगा कि आप दूध लें, संतुलित आहार लें, और जो उस समय का मौसमी खाना है वो ज़रूर लें। और पैकेज्ड फूड जो भी है बाज़ार से जो पैकेट्स में आता है वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इसमें जो हमारे गांव वाला खाना होता है, जो सीजनल सब्ज़ी है, जैसे आजकल पालक, मेथी, बथुआ, ये सब चीज़ें, इसमें आयरन खूब होता है। गुड़, चना, ये सब लेना चाहिए। अब कोई भी जो आपको फल अच्छा लगता है वो आप फल लें, 1 या 2 फल लें, और सुबह दूध लें। मतलब करीब 1 लीटर दूध आप या तो दूध के फॉर्म में, पनीर के फॉर्म में, दही के फॉर्म में, किसी भी तरीके से आप लें, उससे कैल्शियम बनेगा। बच्चे की जब बोन्स डेवलप होती हैं, हड्डियां बनती हैं, तो वो माँ से कैल्शियम ले लेता है। अगर आपका आहार संतुलित होगा, लाल सब्जियां, पीली सब्जियां, हरी सब्जियां, सबका मिक्सचर करके आप खाएं। बादाम, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। और जैसे मैंने कहा, मूंगफली, चना, ये सब बहुत अच्छा है। और इसके अलावा पानी भी उचित मात्रा में लें। और ये नहीं कि आप एक बार गर्भावस्था आपने धारण कर ली तो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ज़रूरी है कि आप संतुलित भोजन के साथ संतुलित एक्सरसाइज भी करें। सारे की सारी जितनी भी इंटरनेशनल और हमारे देश की संस्थाएं हैं, सब ने बोला है कि दोपहर में 2 घंटा आप रेस्ट करें, लेकिन करीब 1 घंटा या 40 मिनट के करीब आप वॉक करें। हर खाना खाने के बाद, नाश्ते के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद
10-15 मिनट ज़रूर घूमें, और कुछ नहीं तो हाथों की एक्सरसाइज। और योगा बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अनुलोम विलोम वगैरह टाइप की एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ये देखा गया है, हमारे यहाँ कई Breathing, स्टडीज़ oxygen, हुई हाँ, हैं कि ऑक्सीजनेशन बेबी को ज़्यादा मिलता है और डिलीवरी के दौरान उनको दर्द भी कम होता है और डिलीवरी स्मूथली हो जाती है। नहीं तो आपको पता है आजकल सिजेरियन सेक्शन का रेट और औजार से बच्चा पैदा होने वाला प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप अपने को एक्सरसाइज करेंगे और अपने को एक्टिव रखेंगे तो ये सब चीज़ों से आपका बचाव हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। इसमें बस मैं और ये बताना चाहती हूँ, आपने पूछा कितने घंटे सोना चाहती हैं, माँ को कितने घंटे सोना चाहिए। तो रात को कम से कम 8 घंटे की उसको नींद बहुत ज़रूरी है। और जैसे डॉक्टर पिकी ने बताया कि उसको दिन में 2 घंटे और हर व्यायाम 15-20 मिनट चलने का, और जो व्यायाम वो पहले ही गर्भावस्था से पहले कर रही है वो कंटिन्यू रख सकती है। बिल्कुल। तो फिलहाल यहाँ पर वक्त है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। देखिए, आज हम खास तौर पर गर्भावस्था से पहले की बात कर रहे हैं। अक्सर हम ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या करें, लेकिन प्रेगनेंसी से पहले भी बहुत कुछ आपको करना चाहिए ताकि वो प्रेगनेंसी आपकी स्मूथ रहे, अच्छी रहे, स्वस्थ बच्चा हो। अक्सर इस पर बात नहीं होती, इसीलिए आज हमने इस विषय को शामिल किया है। आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें। मुलाकात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था के पूर्व आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी ताकि आने वाला समय आपका खुशियों से भरा रहे, किसी तरह की चिंता ना रहे, इसीलिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें। तो ब्रेक से पहले कुछ हमने बातें की, अब आइए जानते हैं कि ये तो बात हुई कि हमें एक होलिस्टिक तौर पर आपको किस तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हालांकि ये सब पर लागू होता है, चाहे महिला हो या पुरुष। जब आप स्वस्थ होंगे तभी आप स्वस्थ बच्चे को धरती पर ला पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ जाने अनजाने ऐसी भी समस्याएं हो जाती हैं। आप तमाम प्रिकॉशंस लें, एक्सरसाइज करें, तब भी कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आ जाती हैं जिसको लेकर चीज़ें गंभीर हो जाती हैं। इसलिए भी बहुत आवश्यक है कि आप अवेयर रहें और सही समय पर सही जांचें भी कराएं। तो इसी तरीके से अगर आप माँ बनने की सोच रहे हैं, आप माता पिता का बनने का सपना देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो डॉक्टर उपमा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर ये होता है कि हमारे यहाँ लोग ना टेस्ट से बहुत डरते हैं। कोई प्रॉब्लम भी होगी तो कहेंगे अरे नहीं जाएंगे डॉक्टर, 10 टेस्ट लिख देंगे। और ऐसा ही होता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई महिला कंसीव करने की सोच रही है या फिर कर लिया तो कहते हैं अभी मत जाओ, नहीं तो डॉक्टर 10 टेस्ट लिख देगा। पहले तो इसके बारे में बताएं कि क्या कहना चाहेंगे। जब भी कोई कपल सोचता है कि उसे माँ बाप बनना है, तो उसको मैं जैसे हम बता रहे हैं कि उसको जाके डॉक्टर को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि हम बहुत बेसिक टेस्ट कराते हैं जिनसे हमें पता चल पाए कि माँ को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। तो जब भी माँ मेरे पास गर्भावस्था से पहले आती है तो मैं एक हीमोग्लोबिन टेस्ट कराती हूँ, जिससे पता चलता है खून ठीक है या नहीं है। अगर खून की कमी होती है तो मैं उसको एक कीड़े मारने की गोली देती हूँ और आयरन की गोली देती हूँ और उसको बोलती हूँ कि अच्छा प्रोटीन वाला खाना खाए जिससे कि उसका हीमोग्लोबिन ठीक हो जाए। और हम क्या टेस्ट करते हैं? थायराइड। डॉक्टर पिकी ने अभी बताया, थायराइड अगर होता है तो अबॉर्शन होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो अगर माँ को हाइपोथायरॉइडिज्म मतलब हो तो फिर हम उसको थायराइड की गोली देते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा स्वस्थ रहता है और अबॉर्शन का रिस्क भी कम हो जाता है। और हम टेस्ट कराते हैं VDRL। VDRL में ये एक सेक्स वो है, बीमारी है। तो इससे अगर पहले से हमें पता चल जाए कि माँ को सिफिलिस है तो हम उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे कि बच्चा बाद में ग्रस्त ना हो। फिर हम एक टेस्ट कराते हैं HIV। अगर माँ को होता है तो हम पहले ही दवाइयाँ शुरू कर देते हैं जिससे कि ऑलमोस्ट 30% बच्चों में ये माँ से बच्चे में जा सकते हैं, जिसको हम रोकथाम कर सकते हैं। एक हम HBS एंटीजन कराते हैं जिससे कि जब बच्चा पैदा होता है तो इनको माँ से इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो ही बच्चा पैदा होता है उसको वैक्सीन तो आजकल सबको लग ही रही है, उसके साथ साथ हम एक इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाते हैं।
तो अगर पहले ही पता हो तो हम उसको माँ से बच्चे में ये रोकथाम कर सकते हैं। और हम क्या टेस्ट कराते हैं, हम ये सारे टेस्ट शुगर हम कराते हैं, प्रेगनेंसी के समय कराते हैं। जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है, पर ये पहले भी VDRL, HIV, HbA1c ये सभी ये वही टेस्ट गवर्नमेंट से एडवाइज्ड है और सभी अस्पतालों में फ्री किए जाते हैं, तो आपको इसके लिए कोई पैसे भी नहीं खर्च करने। हाँ, ये हॉस्पिटल में सारे फ्री हैं जो मैं बता रही हूँ। फिर हम बीपी लेते हैं कि माँ को बीपी ब्लड प्रेशर तो नहीं है, और अगर ऑलरेडी माँ को ब्लड प्रेशर है तो हम दवाइयाँ देखते हैं कि ऐसी तो दवाई माँ नहीं खा रही जो बच्चे को में प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो होती हैं माँ बच्चे को खराब करती हैं। दूसरा हम हिस्ट्री लेते हैं, मतलब माँ से पूछते हैं कि पिछले प्रेगनेंसी में उसको कहीं बीपी हाई तो नहीं हुआ था, क्योंकि अगर बीपी हाई होता है पहली प्रेगनेंसी में तो आजकल हमारे पास एक गोली है एस्पिरिन की गोली, और जो 12 से 16 हफ्ते में हम शुरू करते हैं, जिससे कि वो प्री एक्लेम्शिया और बीपी हाई होना हम रोकथाम कर सकते हैं। क्योंकि जब बीपी अगर गर्भावस्था में बढ़ जाता है तो कई बार माँ को दौरा पड़ सकता है और बच्चा कमज़ोर होता है और बच्चा पेट में मर भी सकता है। तो इसकी रोकथाम एक सिंपल हम एस्पिरिन की गोली से कर सकते हैं और माँ को उसी समय बता सकते हैं कि हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। और दूसरा, अगर माँ को कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जैसे SLE वगैरह, तो हम उसको बोलेंगे बच्चा ठहरे जब ये कंट्रोल में हो, उसके लिए हम टेस्ट कराते हैं। जी जी। और ये कभी और दूसरा फॉलिक एसिड, तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चा पेट में ठहरने से 1 महीने पहले हम फॉलिक एसिड की 5 मिलीग्राम की गोली आती है, बहुत सस्ती गोली है, 1 रुपये से भी कम, और वो अगर वो खाते हुए बच्चा ठहरता है तो जैसे हमने बताया कि बच्चे का एनेनकेफली, बच्चे का सर ना बनना और रीढ़ की हड्डी में फोड़ा होना, हम सिर्फ एक इतनी सस्ती गोली से हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं, और उसको माँ को एक दे सकते हैं कि एक हेल्दी बच्चा उसको पैदा हो। जी, एक कॉलर है अपर्णा है जिन्होंने हमें प्रयागराज से कॉल किया है। अपर्णा जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है। हेलो, सुन पा रही मैम? जी नमस्कार अपर्णा जी, बताइए। जी मैं नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है कि डिलीवरी के बाद बहुत सारी महिलाओं का पेट निकल जाता है, वजन बढ़ जाता है, तो उसको मेंटेन कैसे रखें, उसको सही रखें। और फोलिक एसिड के बारे में जो आप बता रही हैं थोड़ा, तो वो आयरन की प्रॉब्लम मुझे रहती है, तो उस पे मतलब कैसे बचें, उसके बारे में, फोलिक एसिड के बारे में, उसके जो स्रोत हैं वो बताएं। और मैम आपका विषय जो है वो बहुत अच्छा है आज का, उसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी, आपको पसंद आया। तो इनके 2 सवाल हैं। एक तो इन्होंने जानना चाहे कि पोस्ट प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी के बाद जो कई बार जो फैट डिपोजिशन होता है उसको लेकर, मैं तो ये कहूँगी कि महिलाएं कई बार हम देखते हैं कि आत्मविश्वास खो देती हैं। हाँ। और ये भी एक बहुत ही टफ फेज होता है जहाँ बच्चे उनका पूरा ध्यान अपने छोटे नवजात शिशु पे रहता है, उसका खाना पीना, उसका साइकिल ही बदल जाता है। बच्चा पेट में आधे टाइम सोता है तो रात को बच्चा जगता है, दिन में उठा रहता है, तो महिला का सारा कंसंट्रेशन बेबी पे रहता है, अपने ऊपर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती, और इसी की वजह से उनकी चर्बी ज़्यादा बढ़ जाती है, पेट बाहर निकल आता है। तो इसके लिए उनको ये ध्यान रखना है कि बच्चे के साथ अपना भी आहार का, एक्सरसाइज का ध्यान करें, और इसके लिए वो एक्सरसाइज शुरू कर सकती हैं 6 हफ्ते के बाद। वो सारी तरीके की एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, व्यायाम करें, पेट की एक्सरसाइज करें, क्योंकि ये देखा गया है कि आपका अगर वज़न नॉर्मल नहीं होता तो आगे चल के आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी हार्ट की बीमारियां, ये सब प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। और हमारे देश में तो ज़्यादातर महिलाओं का 50-60% जो वेट उनका गर्भावस्था में बढ़ा है वो वेट रिटेंशन रही ही जाता है, और अगली प्रेगनेंसी के लिए उनको ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें मैं एक और ऐड करना चाहती हूँ कि माँ अपने बच्चे को दूध खूब पिलाएं। जो माएँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उनको कैलोरी लॉस होता है, मतलब उनके शरीर से जो फैट है वो निकल जाता है, तो वो उनको आसानी रहती है कि वो गर्भावस्था से पहले वाले अपने वज़न पे आ जाए। तो जो बच्चे को दूध पिलाना माँ के लिए भी बहुत अच्छा है, उसका वज़न कम करने के लिए, और बच्चे के लिए तो अच्छा है ही। बच्चे के लिए तो माँ का दूध अमृत के समान है, उसमें सभी तरीके के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ है जो कि एक बच्चे को चाहिए। और उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चा कम से कम 1-1.5 साल के बाद हो नेक्स्ट बच्चा। तो पहले तो आप 3 से 6 महीने उसको अगर कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हैं, लेकिन अगर आपका दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है, तो आपको प्लान करना है, और डिलीवरी के टाइम ही आप कॉपर टी लगवा सकती हैं, या 6 महीने या 1 साल के बाद आकर आप
गोलियां ले सकती हैं, गर्भनिरोधक की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप बुके है, उसमें से बुके आप है choose कर सकते जो हैं। कि आपको जो सूट करे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, विपिन है एक दर्शक मध्य प्रदेश सागर से, इन्होंने कॉल किया है। विपिन जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताएं क्या सवाल है। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार विपिन जी। जी नमस्कार मैम, मेरे 2-3 सवाल हैं। मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि वो कौन कौन सी समस्याएं होती हैं महिलाओं में जिनके कारण वो मां नहीं बन सकती या फिर नहीं बन पाती हैं। और दूसरा सवाल मैम ये था कि आईवीएफ के बारे में जानना चाह रहा था कि ये क्या है और किन किन महिलाओं में प्रयोग किया जाता है, और क्या इससे 2 बच्चे भी मतलब ही होते हैं या फिर 1 बच्चे भी माँ प्राप्त कर सकती है। और तीसरा सवाल में ये था कि बहुत सारी महिलाएं जो छाया गोली का प्रयोग करती हैं, तो क्या ये अधिक लंबे समय तक खाने से किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे एक दोस्त है, उनकी वाइफ ने लगभग 2.5 साल ये दवा खाई और उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हुई थी और अभी 6 महीने से भी खराब है, हालांकि सुधार होता जा रहा है। जी, तो इसके बारे में जानना था। जी बिल्कुल विपिन जी, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके, और हम भी कामना करेंगे जिनके बारे में आपने बताया वो जल्दी स्वस्थ हो। तो मैम पहला तो इनका सवाल ये था, मेरे ख्याल से ये इनफर्टिलिटी से जुड़ा हुआ है कि मेजर कौन कौन सी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से गर्भाधारण करने में कठिनाई आती है। तो जब 1 साल से ज़्यादा हो जाता है हस्बैंड वाइफ का साथ रहते हुए और वो नॉर्मल तरीके से रह रहे हैं, बच्चा नहीं हो पा रहा, उसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसके सबसे ज़्यादा कॉमन कारण हैं हमारे कि जैसे आपने पीसीओएस का नाम सुना होगा, अगर महीना समय पे नहीं आता, माहवारी समय पे नहीं आती, इसका मतलब आपका एग नहीं बन रहा, अंडा नहीं बन रहा और वो समय पे नहीं निकल रहा, तो उसकी वजह से उसको एनोवुलेशन कहा जाता है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जिन महिलाओं के पीरियड्स माहवारी समय पे नहीं आ रही वो जल्दी डॉक्टर के पास जाएं। इसकी वजह से पीसीओएस की वजह से हो सकता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन हाई हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। इन्हीं कारणों के कारण आपको माहवारी ठीक नहीं आएगी और एनोवुलेशन होता है। उसके अलावा आपकी ट्यूब्स होती हैं, 2 फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। अगर आपकी ट्यूब्स में इन्फेक्शन हुआ कभी, जैसे कि टीबी का, क्लमाइडिया का, गोनोरिया का, जैसे कि महिलाओं को गंदा पानी नीचे से जाता है, अपने हस्बैंड के साथ मिलने पे दर्द होता है, और ये सब प्रॉब्लम्स जिसको या टीबी की पहले की हिस्ट्री होती है, उनके अंदर ट्यूब्स ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपकी दोनों ट्यूब्स ख़राब हो गई तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके काफ़ी ज़्यादा फाइब्रॉइड्स हैं या एडिनोमायोसिस नाम की एक बीमारी है जो कि बच्चेदानी की मसल्स में होती है, उनकी वजह से भी अगर काफ़ी सारी हैं तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने पहले अबॉर्शंस करा रखे हैं तो अबॉर्शंस के बाद बच्चेदानी के अंदर एडिशंस बन जाते हैं, वो सिकुड़ जाती है और उससे माहवारी भी सही नहीं आती और फिर पीरियड्स होने के चांसेस कम होते हैं, बच्चा ठहरने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा ओवेरियन एजिंग, प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी होती है। हम जब पेट में हमारे बच्ची होती है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा 2 लाख से 2 मिलियन से ज़्यादा अंडे होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, आप देख रहे हैं कि आजकल शादी की एज कितनी ज़्यादा हो गई है, महिलाएं व्यस्त हो गई हैं, उनके पास समय नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत लेट कंसीव करने का सोचती हैं, तो उनके अंदर भी एग की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और वो नहीं हो पाती। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल मैं ओपीडी में देख रही हूँ और पूरे वर्ल्ड में ये देखा गया है कि 50% से ज़्यादा आदमियों के जो सीमन है, मेल इनफर्टिलिटी भी उसको कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये नहीं कि सिर्फ महिला की ही जांच कराएं, पुरुषों की भी जांच कराना बहुत और बहुत सारी बातें, जैसे मैम जहाँ तक मुझे पता है कि अगर आप धूम्रपान करते हैं, सिगरेट, तंबाकू लेना, बीड़ी पीना, ये सब चीजें, वजन ज्यादा होना, ये सब चीजें बहुत ही अगर बच्चा नहीं ठहरता तो 1/3 कारण माँ में होता है, 1/3 कारण हस्बैंड में होता है और 1/3 दोनों में कई बार प्रॉब्लम होती है। जी, अब ये आईवीएफ के बारे में भी डॉक्टर उपमा जानना चाहते हैं। आईवीएफ तभी किया जाता है जब नॉर्मल तरीके से माँ गर्भावस्था नहीं धारण कर सकती है। तो यूजुअली हमारे यहाँ तब होता है जब या तो माँ के पास ट्यूब बंद हो गई। तो हिंदुस्तान में टीबी बहुत कॉमन है, बच्चेदानी का टीबी, कई बार उसके कारण बच्चेदानी चिपक जाती है, ट्यूब बंद हो जाती है। पीआईडी, इन्फेक्शंस के कारण ट्यूब बंद हो जाती है। तो इस आईवीएफ में क्या करते हैं, हम माँ का जीवाणु लेते हैं और
हस्बैंड का लेते हैं और उसको बाहर ट्यूब में मिला के फिर जो एम्ब्रियो बनता है उसको माँ की योनि में, यूट्रस में उसको रखा जाता है, बच्चेदानी में, और फिर वो माँ के अंदर वो विकसित होता है बच्चा। आपने पूछा कि हमेशा 2 ही होते हैं, नहीं, यूजुअली हम लोग 2 जो एम्ब्रियो है 2 रखे जाते हैं, जिससे कि कम से कम एक माँ की यूट्रस से चिपक जाए, उसकी गर्भ से चिपक जाए। तो कई बार 2 बच्चे भी ठहर जाते हैं, कई बार 1 भी होता है। और हिंदुस्तान में यूजुअली हम 2 से ज़्यादा नहीं रखते हैं एम्ब्रियो, इसलिए आपको 3 और 4 इतने नहीं दिखेंगे। तो कई जगह जहाँ पहले ही एम्ब्रियो को फ्रीज कर लेते हैं, कई जगह वो एक एम्ब्रियो भी रख रहे हैं। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, 2 बच्चे या भी 1 बच्चा। जब डॉक्टर कहें तभी आप इसके लिए जाएं। इसमें भी आपको शारीरिक रूप से तैयार होना चाहिए। फाइनेंशियली ये बहुत महंगी चीज है, तो उसके लिए जब आप इतना पैसा कर पाएं तब जाके, और जब डॉक्टर बताएं तभी ये करा सकते हैं। एक इनका विपिन का एक और सवाल छाया पे था इनका, तो उससे पहले कॉलर उनका भी सवाल ले लेते हैं। अनिल जी हमारे साथ हैं। हेलो हेलो एवरीबॉडी। जी नमस्कार सर। Very good evening to everyone. Good evening, sir. Madam, I have 2 questions to panelists. जी. The first question is कि I'm a teacher, worked as a teacher right now. एक ओवरी का एक इंजेक्शन होता है प्री बर्थ से पहले, या फिर if they miss, या 8 years के बाद। I read in Tribune. तो उस पे can both of the panelists discussed if somebody misses. तो बिफोर दैट, उससे पहले, और इफ दोनों मेल या फीमेल में दे आर प्लानिंग, इफ समबडी इज द पेशेंट ऑफ एड्स, should they go, or what are the chances that the newborn has been infected or not? So patient of AIDS, this is what you're saying? My first question is... Second question, your second question. Second question, if anyone, both of them, anyone is a patient of AIDS, HIV. So, whatever the chances that a newborn, either it's a male or female, she is also AIDS or something. How can you discuss this? It's a very relevant question. Yeah. Because sometimes students ask me, and I don't have any options to expert, and you are the best to describe this. थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चंस। और इन्होंने ये भी कहा कि कई बार इससे लोग बात करने में झिझकते भी हैं, तो वी टोटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न। फिलहाल अब एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे। अनिल जी आप भी हमारे साथ बने रहें, और विपिन जी उनका एक और सवाल था, तीसरा सवाल, तो इन दोनों सवालों का हम जवाब देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। ब्रेक से पहले अनिल जी का सवाल था हमारे पास हिमाचल से, वो 2 सवाल थे मैम उनके, वो बारी बारी से लेंगे। और पहले जो छाया का सवाल था विपिन जी का, वो क्या है मैम? छाया एक बहुत अच्छी गर्भ निरोधक दवाई है जिसमें कोई हार्मोन्स नहीं होते, तो ये कोई भी महिला जिसको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो कोई भी ले सकता है। शुरू के 3 महीने ये हफ्ते में 2 बार ली जाती है, और फिर हफ्ते में बस 1 बार ली जाती है। ये गर्भ निरोधक के साथ साथ जिन महिलाओं को फाइब्रॉइड है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। बट तो उससे ये प्रॉब्लम नहीं हुई है। आपकी जो फ्रेंड की वाइफ है उनको जाके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो छाया है वो ब्लीडिंग कम
करती है और इससे कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं होते कि महिला की तबीयत खराब हो। तो हो सकता है ये किसी और प्रॉब्लम से जूझ रही हो और उसके लिए एक बार जांच फिर से सलाह ले लें। हाँ। ठीक है, अब अनिल जी के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल थे। पहला तो मैम ये कुछ इंजेक्शन की बात कर रहे थे, ओवरी इंजेक्शन, क्या कोई ऐसा कोई इंजेक्शन होता है? ओवरी का तो कोई इंजेक्शन नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल से ये बात कर रहे थे कि बच्चों को आजकल ये देखा गया है 9 से 11 साल की उम्र में अगर एक वो कैंसर ऑफ सर्विक्स बचाने के लिए एक इंजेक्शन दिए जाते हैं, 2 इंजेक्शन है, उससे कि जो बच्चेदानी के मुंह पे सर्विक्स होता है उसका कैंसर बच जाता है। तो जब तक बच्ची की शादी नहीं होती उससे पहले अगर हम ये इंजेक्शन लगवा लें, इसकी 3 डोजेज होती है और अगर 9 से 11 जल्दी ले लें तो फिर सिर्फ 2 डोजेज से बहुत सारी आगे चल के, जो कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज हैं कैंसर की इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, तो उससे बचाव हो सकता है। जी, तो जी। मेरे ख्याल से ये उसकी बात कर रहे थे जी। और इनका दूसरा सवाल जो था कि जिसके बारे में उन्होंने खुद भी कहा कि इस पे कोई डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, तो ये मंच इसीलिए जो बातें आप नहीं कर पाते कहीं पर, बिल्कुल। तो अगर दोनों ही मेल और फीमेल माता पिता में से जो भी बनने के इच्छुक हैं, अगर किसी को HIV इन्फेक्शन है, HIV पॉजिटिव है, तो क्या चांसेस है? तो अगर माँ और पिता दोनों को ही, महिला और हस्बैंड को दोनों को HIV है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन उनको ये ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी होने से पहले वो अपना CD4 काउंट कराएं और अपने HIV के स्पेशलिस्ट जिनसे वो शुरू से उनके पास बुक्ड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, उसको पूरी तरह ऑप्टिमाइज करके दवाई लेके उसका लोड, वायरल लोड कहलाता है, वो जब सबसे कम हो उस समय वो प्रेग्नेंट हों, और फिर नॉर्मल तरीके से उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी काफ़ी रहते हैं। तो अगर एक महिला डॉक्टर ऑब्स्टेट्रिशियन के पास और HIV स्पेशलिस्ट के पास दिखाते रहें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। हमारे यहाँ बहुत सारे HIV, जो दोनों पेरेंट्स को HIV है, उनको बहुत अच्छा इलाज दिया जाता है और डिलीवरी के बाद उनको कुछ ऐसी चीज़ें बच्चे के लिए भी फटाफट एक इंजेक्शन और दवाइयाँ ऐसी दी जाती हैं जिससे कि बच्चे को HIV ना हो। और उसमें ये बोला जाता है कि माँ अगर बॉटल फीड कराए और बच्चे को बिल्कुल ये नहीं करे तो फिर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन और कम हो जाते हैं। मगर ज़्यादा दिक्कत होती है डिस्कॉर्डेंट कपल, उसका मतलब कि अगर एक पार्टनर में HIV है और दूसरे में नहीं है तो वो संभोग भी नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे को इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो इसके लिए या तो आपके लिए एक इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, या पहले बात की गई थी IVF, उसमें अच्छे से स्पर्म वॉश करके वो महिला के अंदर डाला जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हस्बैंड को HIV इन्फेक्शन है, वो ठीक से दवाई ले लें और उसका वायरल लोड काफ़ी कम हो जाए, उसके बाद नॉर्मल तरीके से भी वो कंसीव कर सकते हैं। बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। जी जी। मनीष पांडे एक दर्शक हमारे साथ हैं, और मनीष जी आपका हम सवाल लें उससे पहले अनिल जी से हम कहेंगे कि अगर आप संतुष्ट हैं जवाब से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी भी कुछ डाउट है तो समय है, फिर से आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप हमें सुन रहे हैं। अभी मनीष पांडे जी से बात करते हैं, एक और दर्शक हैं। हेलो मनीष जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो हेलो जी मैम। जी मनीष जी बताएं क्या सवाल है? मैम ये जानना चाहते हैं कि जैसे प्रेगनेंसी में कौन कौन सा टीका कितने कितने महीने पे लगवाएं हम, और दूसरा सवाल ये है कि अनचाही प्रेगनेंसी के लिए कौन सा मतलब हमारे लिए ठीक रहेगा, कि कौन सा दवा हम लें कि वो हमारे गर्भ निरोधक, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हाँ, गर्भ निरोधक। जी जी जी। पहला क्वेश्चन, आप कौन से इंजेक्शन लगाने प्रेगनेंसी के इम्यूनाइजेशन? अच्छा, तो टीका जो है, आपने टेटनस का टीका तो सब लोगों ने सुना ही होगा, पर आजकल उसकी जगह हम एक और लगाते हैं TD में टेटनस और डिप्थीरिया दोनों होते हैं, और एक इंजेक्शन होता है Tdap। तो Tdap जो होता है वो टेटनस, डिप्थीरिया और पर्टूसिस, काली खांसी। तो ये यूजुअली हम 28 हफ्ते, 27 से 28 हफ्ते के बाद लगता है ये एक इंजेक्शन। जैसे सफदरजंग अस्पताल में काम करती हूँ, वहाँ हमारे यहाँ मरीजों को TD लग रहा है, दैट इज टेटनस और डिप्थीरिया वाला, और पहला यूजुअली 2 इंजेक्शन लगते हैं, एक 16 हफ्ते में और 4 से 6 हफ्ते बाद एक और इंजेक्शन लगता है। पर Tdap जो मैंने बताया वो 28 हफ्ते के बाद लगता है। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या? जी जी जी। तो कॉन्ट्रासेप्शन आजकल हमारे पास PPIUCD है। तो PPIUCD बच्चा डिलीवर होता है, इमीडिएटली उसके बाद हम
कॉपर टी डाल सकते हैं। हमारे पास आजकल कॉपर टी 380A आ रही है जो कि 10 साल के लिए। जैसे आपके ऑलरेडी किसी के 2 या 3 बच्चे हैं तो वो डिलीवरी के इमीडिएटली बाद ये कॉपर टी लगा सकते हैं और 10 साल तक वो उनकी बच्चे ना की रोकथाम हो जाएगी। दूसरा है छाया, हमने बात करी तो छाया ऐसा गोली है जो कि बच्चा जब माँ ब्रेस्ट फीड कर रही है तब भी दे सकते हैं। दूसरा हम DMPA डिम्पा जिसे कहते हैं, ये एक इंजेक्शन होता है, वो भी जब माँ ब्रेस्ट फीड कर रही है तब लग सकता है। यूजुअली हम 6 हफ्ते बाद लगाते हैं और 3-3 महीने में ये लगता रहता है। जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स माला एंड माला डी, ये गोलियां हम 6 महीने तक यूजुअली नहीं देते हैं क्योंकि ये माँ का दूध को कम करती है। तो 6 महीने के बाद माँ ये गोलियां भी खा सकती है, जिसको 1 गोली रोज़ खानी पड़ती है। और ये 28 गोली का पैकेट होता है। 21 दिन खाना सफ़ेद गोली खानी होती है, 7 दिन काली। आप ये भी पूछना चाहते थे कि दवाइयाँ क्या खानी होती है प्रेगनेंसी में, है ना? तो प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम तो खाना ही होता है। तो अगर माँ को खून की कमी नहीं होती, उसका हीमोग्लोबिन 11 से ज़्यादा होता है, तो यूजुअली हम 1 गोली आयरन की गोली को खाने को बोलते हैं। और ये आयरन की गोली अगर माँ टॉलरेट कर सकती है तो खाली पेट खानी चाहिए क्योंकि उससे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। पर अगर माँ को उससे दिक्कत हो रही है तो वो खाने के बाद भी खा सकती है। और कैल्शियम, यूजुअली कैल्शियम की गोली 1 ग्राम, मतलब 2 गोलियाँ पूरे 9 महीने खानी चाहिए। क्योंकि माँ की अगर नहीं खाएगी तो बच्चा तो माँ की हड्डियों से खून कैल्शियम निकाल लेगा और जिससे कि माँ की हड्डियाँ खोखली हो जाएंगी। तो कैल्शियम और आयरन तो मस्ट है। और फोलिक एसिड जैसे हमने बताया, प्रेगनेंसी से 1 या 3 महीने बेटर है कि 1 महीने पहले तो मिनिमम, नहीं तो 3 महीने पहले स्टार्ट करें। और यूजुअली पहले 3 महीने में फोलिक एसिड की 1 गोली खाएं। जी विकी जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि हमने टेस्ट की बात की कि कौन कौन से करा लेने चाहिए, लेकिन आज हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा देश इंडिया ख़ास तौर पर मधुमेह की एक राजधानी में तब्दील हो गया है। और अब छोटी छोटी बच्चियों में भी हम देख रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पुरुषों में भी आ रही हैं। मतलब डायबिटीज़ हैज़ बिकम वेरी कॉमन नाउ। बिल्कुल। और कई बार हमें पता भी नहीं होता है और जब हम कंसीव कर लेते हैं उसके बाद पता चलता है कि हमारा शुगर लेवल पीक करना है। हाँ, और कई बार बच्चे पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, कई बार जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। तो इसे कैसे डील करना चाहिए? तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। जैसा कि मैं बताना चाहूँगी, लेडी हार्डिंग में करीब 40% महिलाएं जो प्रेग्नेंट होके हमारे पास आ रही हैं उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जैसे ही वो महिला हमारे OPD में आती है हम उनका शुगर टेस्ट कराते हैं और उसमें 40% महिलाएं पॉजिटिव पाई जाती हैं। इतना मतलब 40%। और उसमें से 10% को टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि काफ़ी गंभीर समस्या है, वो तक होती है। तो इस समय जैसे ही मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि जिस भी बच्चियों को PCOS की बीमारी है, जिनको मोटापा है, वो पीरियड्स ठीक नहीं आते, वो डॉक्टर के पास जाएं। इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स वो ब्लड शुगर टेस्ट कराएं प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। और अगर वो हाई आती है तो खान पान और एक्सरसाइज या फिर दवाई से उसको कंट्रोल करें। क्योंकि अगर माँ की शुगर हाई होगी तो इसके साथ माँ और बच्चे दोनों को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि अबॉर्शंस होना, समय से पहले डिलीवरी होना, नीचे से प्रीटर्म प्रॉम हम बोलते हैं, पानी छूट जाना, बच्चा बड़ा हो जाता है, 3.5 kg से ज़्यादा होता है तो डिलीवरी के समय प्रॉब्लम होना, सिजेरियन सेक्शन ज़्यादा होना। और आजकल एक न्यू कंसेप्ट आया है, इंट्रा यूट्राइन प्रोग्रामिंग। तो जब बच्चा माँ के पेट में है उसी समय उसके जो पैनक्रियाज हैं, लिवर, हार्ट, किडनीज, उन सब पे ऐसा प्रभाव पड़ता है कि आगे चल के बच्चा पैदा होने के बाद उसको मोटापा होता है, फिर शुगर की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम। आप देखते होंगे कि पहले जो 70-80 साल पे डायबिटीज़ होती थी, आजकल 20-30 साल में हो रही है। और बच्चियों में जैसा आपने बोला ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब चीज़ें बच सकती हैं अगर प्रेगनेंसी से पहले आप अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल कर लें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस बनाई है कि हर 100% सारी महिलाओं को शुगर की जांच करानी है, क्योंकि ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन गई है। जी जी। अंजना एक दर्शक हैं, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो हेलो अंजना जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं? जी मैम। हाँ नमस्कार अंजना जी, बताइए क्या? नमस्ते मैम, नमस्ते। आपका अभी प्रोग्राम देख रहे थे तो इसमें सुना आपने तो कॉल किया है जी। मैम हमको ये जानकारी लेना था। हमको पहला बेबी है, बॉय है, और उस समय डिलीवरी के समय सीजरियन डिलीवरी है मेरा जी। तो प्रॉपर्टी डली हुई है और मैम क्या है, बच्चा मेरा CP चाइल्ड है। तो सेकंड बेबी
रखने से पहले मैं पूछना चाह रही थी कि कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कैसा क्या चेकअप करवाएं, या फिर जो अभी कॉपर्टी है उसको 5 साल तक रख सकते हैं, या फिर उसको रखने से कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा, जानकारी। ठीक है, तो आप दूसरे बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं कि अगर दूसरा बच्चा अगर आप प्लान करें तो क्या सावधानी बरतें। बहुत अच्छी बात है अंजना जी, मुझे लगता है कुछ तो प्रभाव हुआ हमारे कार्यक्रम का कि बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपने। एक तो कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, आपको बधाई दूंगी कि आपने कॉपर टी का इस्तेमाल करा। ये जैसे डॉक्टर उपमा ने अभी बताया 10 साल तक रखा जा सकता है, इससे महिला को कोई भी दिक्कत नहीं आती, आपको यूट्रस की कोई जांच नहीं करानी। जिस समय आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं ये फौरन 2 मिनट के अंदर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी, वो निकाल देंगी और आप अपनी नॉर्मल प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हैं। इससे शरीर पे ना वजन बढ़ता है, ना भूलने का झंझट रहता है, ना आपके शुगर्स गड़बड़ होते हैं जैसे कि कुछ गोलियों से होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार आपने लगवाना है और 10 साल के लिए आप फ्री हैं और जब चाहें निकलवा के तुरंत ही बच्चे के लिए ट्राई कर सकती हैं। इसके लिए कोई अलग से टेस्ट कराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जी। और दूसरा इनका एक सवाल था कि इनका पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ है, तो मैं ये पूछना चाहती थी कि ये बच्चा क्यों हुआ ऑपरेशन से, अगर अंजना जी आप हमारे साथ हैं क्या अभी? शायद नहीं है। अगर नहीं, हाँ, तो अगर एक बार बच्चा ऑपरेशन से होता है तो अगली बार नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर सकते हैं, पर कम से कम आपको 2 साल का अंतर रखना चाहिए दूसरे बच्चे में। और कॉपर टी आपकी जब भी चाहें आप निकलवा सकते हैं, तो 2 साल के बाद आप कॉपर टी निकलवा के फिर से दूसरा बच्चे का ट्राई कर सकते हैं। और अगर ऐसे कारण सिजेरियन हुआ है जो कि जिसमें बार बार सिजेरियन की जरूरत ना हो, तो आप नॉर्मल का भी ट्राई कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा बच्चेदानी फटने का रिस्क होता है, पर वो डॉक्टर आपका ढंग से काउंसलिंग कर सकते हैं कि आप ट्राई कर सकते हैं या नहीं। जी चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, बहुत अच्छे कॉल्स भी आ रहे हैं और महिलाओं के कॉल्स आ रही है, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अक्सर हम देखते थे कि महिलाओं के सवाल पुरुष पूछते थे, हस्बैंड्स पूछते थे, इस बार महिलाएं पूछ रही हैं। बहुत बहुत बधाई, जागरूक हो रही हैं हिंदुस्तान की। बिल्कुल, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी आपके सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहें स्वस्थ किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था पूर्व कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी ताकि आपका जो होने वाला बच्चा है वो स्वस्थ हो, आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ रहे। बहुत सारी हमने बातें की, बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाई, बहुत सारे कॉलर्स ने भी अपने सवाल हम तक पहुंचाए। अब मैम जो हमारी पहली कॉलर थी अर्चना थे, जिन्होंने जानना चाहा कि दूसरे बच्चे के लिए अगर वो कोशिश करना चाहते हैं तो क्या सावधानी बरतें, उनकी कुछ आशंकाएं भी थी। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि मान लीजिए पहला बच्चा उनका हुआ और भगवान न करे किसी के साथ हो ऐसा, और पहले बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, कोई जेनेटिक समस्या है, डाउन सिंड्रोम है, थैलेसीमिया है, ऐसी कोई भी समस्या है, तो दूसरे बच्चे में क्या सावधानी, मतलब दूसरी प्रेगनेंसी को लेकर उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? तो मैं जैसे कि मैं फीटल मेडिसिन की स्पेशलिस्ट, तो हमारे यहाँ कई मरीज़ आते हैं जिनके पहले बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होता है। थैलेसीमिया मेजर में बच्चे को बार बार हर महीने खून चढ़ाना पड़ता है और उसका ज़िंदगी भी शॉर्ट हो जाती है। आजकल दवाइयों के कारण तो फिर भी वो 30-40 साल तक जी लेते हैं, पहले तो 20 साल से पहले ही वो बच्चे चले जाते थे। और दूसरा डाउन सिंड्रोम एक प्रॉब्लम है जिसके पास अब हमारे पास बहुत तरीके हैं जिससे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो जो भी अगर पहले डाउन सिंड्रोम पहले बच्चे को है तो आप एक टेस्ट होता है NIPT, वो करा सकते हैं। इसमें माँ का 20 ml खून लेते हैं और इसकी रिपोर्ट 10 से 2 हफ्ते में आ जाती है। इससे कुछ, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, पर इससे आइडिया हो जाता है कि बच्चे को रिस्क कम है या ज़्यादा है। अगर बच्चे का रिस्क ज़्यादा निकलता है उस NIPT टेस्ट में, तो हम आजकल 11 से 14 हफ्ते में एक अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसको हम NT-NT स्कैन कहते हैं। और उसमें भी अगर कुछ खराबी निकले, या हमारा कंबाइंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक और टेस्ट होता है जिसमें हम माँ की उम्र
और ये अल्ट्रासाउंड और एक डुअल मार्कर टेस्ट, इन तीनों को मिला के एक रिस्क निकालते हैं कि बच्चे को मंदबुद्धि या डाउन सिंड्रोम होने का कितना रिस्क है। अगर वो हाई रिस्क आता है तो हम एक टेस्ट 11 से 14 हफ्ते में, जिसको हम कोरियोनिक विल्डस सैम्पलिंग करते हैं, उसमें थोड़ा सा आवल नाल का टुकड़ा लेके हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। उससे 100% पता चल जाता है कि ये बच्चा ये ठीक है या इसको डाउन सिंड्रोम है। ऐसे यही टेस्ट करके हम थैलेसीमिया भी पता कर सकते हैं कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है या नहीं है। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम निकलती है तो हमारे हिंदुस्तान में 24 हफ्ते तक माँ उस बच्चे को गिरा सकती है। तो कभी भी जब भी प्रॉब्लम जितनी जल्दी ये प्रॉब्लम पता चल जाए उतना ही अबॉर्शन भी या एमटीपी कराना उतना ही आसान रहता है। तो अगर जिस माँ को पहले बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें पहले फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट को जाके दिखा लेना चाहिए, और ये काम उन्हें 11 हफ्ते पे जरूर कर लेना चाहिए। अगर वो लेट करेंगी तो ये डायग्नोसिस करने में टाइम लग जाएगा। जितना जल्दी डायग्नोसिस हो उनके लिए अच्छा रहेगा। जी, तो ये सबसे मोटी बात है कि अगर आपके पहले बच्चे में कोई खराबी निकलती है तो आप किसी बड़े अस्पताल में जाके अपना अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर से, क्योंकि हर जगह फीटल मेडिसिन डॉक्टर नहीं होंगे, लेकिन ये चीज़ें अल्ट्रासाउंड पे और ब्लड टेस्ट जैसे डॉक्टर उपमा ने बताया वो आराम से पिकअप कर सकते हैं, और किसी बड़े अस्पताल में ज़रूर दिखा लेना चाहिए क्योंकि दोबारा होने के चांसेस भी होते हैं। जी, जैसे मैंने बताया थैलेसीमिया मेजर अगर बच्चा है तो ऑलमोस्ट 25% चांस है, मतलब 4 में से 1 प्रेगनेंसी में वो बच्चा फिर से मेजर हो सकता है। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट करा के आप, अगर वो बच्चे में प्रॉब्लम है तो पहले ही उसका एमटीपी करा सकते। ठीक है, एक और कॉलेज संजीव जी हैं, आइए उनसे सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, हेलो, हाँ जी मैडम जी ने बात करी जी। हेलो जी, नमस्कार। अपना नाम बताएं। सरोज है जी। सरोज? हाँ जी। हाँ जी सरोज जी, बताइए क्या सवाल है। हाँ जी, वो ना मेरा नहीं रसोड़िया जी। क्या है? रसोड़िया मेरा। रसोली। अच्छा, उम्र कितनी है सरोज जी आपकी? एज कितनी है? 35 साल है जी। 35 साल। और बच्चे हैं आपके? हाँ जी, 3 बच्चे हैं। ठीक है, रसोली। तकलीफ क्या होती है आपको सरोज जी? कोई दिक्कत होती है या अल्ट्रासाउंड में? जी, पेट में। पेट में महसूस होता है आपको या महीना ज्यादा आता है आपको? महीना तो ठीक है जी। महीना सही आ रहा है, तो अल्ट्रासाउंड पे पता चला रसौली है? हाँ जी, पेशाब की थैली में जी। अच्छा, तो हाँ जी। उसके बारे में क्या करना चाहिए ये पूछ रहे हैं आप? जी, वही मेरे ख्याल से। हाँ, फोन कर तो ये 35 साल की हैं, इनके पास 3 बच्चे हैं, मासिक धर्म में कोई दिक्कत नहीं है, तो और इनको पता चला है कि इनको रसौली है, तो सबसे पहले एक ये डॉक्टरी जांच कराएं और दिखाएं कि अंदर से चेक करने से, पेट से चेक करने से डॉक्टर्स को पता चल जाता है कितनी बड़ी रसौली है। अगर वो ज़्यादा बड़ी रसौली नहीं है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे उसको फॉलोअप पे रखना पड़ेगा। अगर रसौली इतनी बड़ी है कि पेट से पता चल रही है, या महीने की दिक्कत है, या बाथरूम आने में दिक्कत है, या प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत है, तो उसका इलाज कराना पड़ेगा। इसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे कि कहाँ पे बच्चेदानी में कितनी बड़ी रसौली है और कौन से एरिया में है। अगर वो कैविटी के पास है तो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है और उसको निकलवाना पड़ेगा। अगर वो बाहर की साइड है तो उसे छोड़ भी सकते हैं। अगर 7-8 सेंटीमीटर से छोटी है और आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो बेटा आप कुछ नहीं उसके लिए करने की ज़रूरत है, और आप 6 महीने साल भर में डॉक्टरी जांच कराती रहें। लेकिन अगर आपको कोई भी इनमें से, जैसे ब्लीडिंग ज़्यादा आना या पेशाब करने में दिक्कत होना या फिर भारी भारी लगना, पेट में दर्द होना, ये सब में से कोई दिक्कत है तो आपको उसके लिए कुछ गोलियां दी सकते हैं या फिर ऑपरेशन कर सकते हैं। ये 2 तरीके की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आप डॉक्टरी जांच कराएं और आपके फाइब्रॉइड कहाँ पे हैं, किस स्थिति पे हैं, वो देख के आपका इलाज किया जाएगा। इसमें एक बार मैं और बोलना चाहती हूँ कि जो फाइब्रॉइड है कभी कैंसर नहीं बनता है अगर वो बच्चेदानी में है, और 35 साल की उम्र में ऑलमोस्ट 20 से 30% औरतों के छोटे फाइब्रॉइड होते हैं। अगर ये छोटा है तो कुछ नहीं करना, जैसे डॉक्टर पेकी ने बताया उसको फॉलोअप में रखना है। जी जी बिल्कुल। अब क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया तो एक पॉइंट हमने जो ठीक से भी टच नहीं किया वो ये कि मैम जो किशोर अवस्था होती है, एडोलसेंट जो एज होती है बच्चियों की, उसमें
ध्यान बहुत मतलब एक बदलाव हो रहा होता है शरीर में, और हम अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के भी बहुत ध्यान देने लगते हैं बच्चियाँ। बिल्कुल। लेकिन वहीं पर ये भूल जाते हैं कि आपको जितना आपका ध्यान अच्छा दिखने में है उतना ही आप अच्छा महसूस करें। तो वो तभी होगा जब आप स्वस्थ होंगे। तो खास तौर पर जो अभिभावक देख रहे हैं उनके लिए बताएं कि टीन एज में बच्चियों में किस तरह की न्यूट्रिशन का ध्यान देना चाहिए। टीन एज में गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे किशोरावस्था के लिए RSS के टाइप की काफ़ी सारे प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। इसमें बच्चियों को ये ध्यान रखना है, बेटियां और बेटे दोनों लोगों को ध्यान रखना है कि अपनी शक्ल से, और जैसा आपने बताया देखने से ज़्यादा ज़रूरी है आप हेल्दी रहें, आपका वजन ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा हो, एक्सरसाइज करें। आजकल देखा गया है कि पूरे टाइम बच्चे कंप्यूटर, टीवी, फ़ोन्स ये लेके बैठे रहते हैं। धूप में आपके एक्सपोजर होना चाहिए जिससे विटामिन डी, कैल्शियम आपको पूरा एब्जॉर्प्शन हो। खान पान जैसा मैंने पहले बताया, फ्रूट्स खाने हैं, दूध पीना है, घर का खाना खाना है, ना कि स्विगी, अमेज़ॉन या बाहर से खाना, पिज़्ज़ा वगैरह खाना है, बर्गर खाना है, वैसी चीज़ें ना खा के घर का, गांव का खाना सबसे बढ़िया खाना है। स्वस्थ पौष्टिक आहार, फ्रेश बना हुआ खाना खाएं। जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई हैं उसमें हर महीने, हर हफ्ते आपको आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स दी जाती हैं। इसमें बच्चों की हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है, और हमारे जो लेटेस्ट सर्वे हुआ था उसमें देखा गया है 50 to 60% जो किशोरियां हैं हमारी वो अनीमिया से ग्रसित हैं, और 30% के करीब लड़के भी इससे ग्रसित हैं। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम लगाई है कि इनमें एल्बेंडाजोल जो कि वर्म्स को मारता है, आयरन कैल्शियम की गोली देना, डीवर्मिंग करना, आयरन कैल्शियम की गोली देना, और बच्चियों के लिए पैड्स, सैनिटरी पैड्स और मेंस्ट्रुअल हाइजीन का बताना कि उस समय उनको बहुत ध्यान रखना है, उनकी जागरूकता, एजुकेशन बढ़ानी है। इसके लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने पीयर लीडर्स बनाए हैं जो कि खुद ही टीनेजर्स हैं, वो हमेशा किशोर ही हैं जो 10-15 घंटे साल में इस कार्यक्रम में लगाते हैं। इसमें इनको जो आशा वर्कर्स हैं एक पूरा पैड का पैकेट देते हैं, ₹1 एक पैड के लिए, और अगर वो जितने सेल करते हैं, जितने वो बेचती हैं, आशा वर्कर को भी ₹1 मिलता है। तो अब समय आ गया है कि कपड़ा ना इस्तेमाल करें, अपने को पूरी सफाई से रखें, टॉयलेट, बाथरूम जाने के लिए पूरी सफाई रखें, और हमेशा अगर कुछ भी नीचे से गंदा पानी आना या कई बार बच्चे बताते भी नहीं हैं, बच्चे नहीं बताते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ हो तो अपने मम्मी पापा को बताएं, और साथ में आशा वर्कर को या घर के आसपास जो भी अस्पताल है अपने स्कूल में बताएं, और इसका ज़रूर इलाज कराएं, क्योंकि आगे चल के नहीं तो ट्यूब्स खराब हो सकती हैं, और क्रॉनिक पेल्विक पेन, पीठ में, कमर में दर्द होना, गर्भाशय में इन्फेक्शन होना, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डॉक्टर उपमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और डॉक्टर पिकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के विषय पर इतने विस्तार से आपने चर्चा की, और हमें पूरी उम्मीद है कि आज जिन भी दर्शकों ने हमारे कार्यक्रम को देखा है वो इन सभी बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगर आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चियों का, अपने बेटों का ध्यान रखें, क्योंकि न्यूट्रिशन, पोषण सबके लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप खुद एक महिला है जो कि माँ बनने की सोच रही हैं, तो अब आप समझ गई हैं कि आगे आपको क्या करना है। अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई सुझाव हैं, तो आप हमें ईमेल ज़रूर करें। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। और आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें, और दूरदर्शन के साथ देखते रहें। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। अगले अंक में एक नए विषय के साथ, नए एक्सपर्ट्स के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।